हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स पर। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या है, कंपनी कब इशू करती है, बात करते हैं इसके अंदर इक्विटी शेयर से किस तरह से चेंज है। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर्स इक्विटी शेयर्स से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, प्रेफरेंशियल शेयर्स के अंदर वोटिंग पावर नहीं होती, ऑनर तो होता है कंपनी का बट वोटिंग पावर नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर भी होता है और साथ में वोटिंग पावर भी होती है, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर्स में नहीं होती है। तीसरा, सेकंड में जाते हैं, जब भी आप कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उससे प्रॉफिट से डिविडेंड लेने का राइट सबसे पहले किसका होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है आपका, इक्विटी शेयर होल्डर का। उससे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड नहीं ले सकता जब तक कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड पे ना कर दे। आते हैं एक तरह से, अब हम इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लें तो किस तरह से है, तो दोनों ओनर बट वोटिंग पावर नहीं है। तो वोटिंग पावर नहीं है तो क्या अधिकार रह जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक परिवार के अंदर दो भाई हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़े भाई के घर में अगर शादी है और छोटे भाई को वहां पर बुलाया जाता है, छोटा भाई उसके पूरी व्यवस्था एडजस्टमेंट जो भी है सब करता है। साथ में जब भी उसे कुछ चीज़ करनी रहती है, जैसे सपोज बैंड वाले को करना है, तो बैंड वाले से सारी बात होने के बाद उसे फाइनल करने के लिए अपने बड़े भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी। मीन्स इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को राइट नहीं है, वैसे ही छोटे भाई को राइट्स नहीं है कि वो डायरेक्ट अपनी तरफ से डिसीजन ले ले, तो उसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन अपने बड़े भाई से लेनी पड़ेगी। वो कहेगा कि आगे आप इसे डन कर लीजिए तो डन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरा राइट्स, जिस तरह से मैंने बताया था कि डिविडेंड प्रॉफिट होता है तो उसमें फर्स्ट राइट होता है डिविडेंड लेने का, किसको, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। सेम, अगर बड़ा भाई अपने घर पर खाना खा रहा है और छोटा भाई उसी टाइम को बाहर से वहां पर आते हैं विद फैमिली, उन्होंने 4 व्यक्तियों का खाना बना रखा है और 3 व्यक्ति वो लोग आ जाते हैं, तो क्या वो उनको बिठा देंगे, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, उनको खुद खाना ना खाकर सबसे पहले अपने भाई को खाना खिलाने के लिए कहेंगे कि खाना खाइए। उनको खिलाने के बाद जो बचता है फिर वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। मीन्स सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसका हुआ, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। सेम यहाँ पर भी क्या हुआ, छोटे भाई को जो मेहमान बनकर आया उसको पहले खाना खिलाएंगे, फिर उसके बाद बचा हुआ खुद खाने की कोशिश करते हैं। सेम इक्विटी शेयर होल्डर में भी यही होता है। तो बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में आपको रिडम्पशन करने की पावर, आप देखिए कोई भी लिमिटेड कंपनी अगर होगी तो वो प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकती है, सिर्फ लिमिटेड कंपनियां ही क्या कर सकती हैं, शेयर्स इशू कर सकती हैं। 2014 के अकॉर्डिंग सेक्शन 55 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो विद इन 20 ईयर्स उन्हें जो भी इशू करेंगे वो कौन से होंगे, रेडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। उन्हें कौन से शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, रेडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और साथ में दे रखा है 20 ईयर के अंदर उन शेयर्स का आपको रिडम्पशन करना कंपलसरी है। अगर आप 20 ईयर में रिडम्पशन नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को तब तक डिविडेंड नहीं दे सकती है जब तक कि वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को रिडम्पशन ना कर दे। एंड रिडम्पशन करने के लिए इनके लिए दे रखा है 20 ईयर के बाद ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। जैसी भी उनकी कंडीशन हो, कम से कम 20% पर एनम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 21 ईयर में आप जितनी आपकी रिडम्पशन प्रेफरेंशियल शेयर से कैपिटल है उसका 10% आप रिडम्पशन कर सकते हैं। और इस तरह से कंटिन्यू आगे के 10 ईयर तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से आगे आप ले जा सकते हैं। आइए इसी के अंदर नेक्स्ट दे रखा है रिडम्पशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है। तो रिडम्पशन के लिए यहाँ पर कंडीशन कहता है, एक्ट 2014 कहता है कि कंपनी अपने शेयर्स का रिडम्पशन अगर करती है तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है। अगर प्रेफरेंशियल शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले उसकी फाइनल कॉल आपको करनी पड़ेगी, और फाइनल कॉल मंगवाने के बाद जब फुल्ली पेड अप हो जाता है तो ऐसे शेयर्स का आप रिडम्पशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और दे रखा है, अगर मान लीजिए कंपनी ने पूरे फाइनल कॉल मांग ली
बट कुछ शेयर होल्डर हैं जो डिफॉल्टर हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी कहती है कि ड्यू तो हम पूरे को करेंगे, बट जब पेमेंट का नंबर आएगा, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को जब पेमेंट करने का नंबर आएगा, तो जितने शेयर होल्डर हैं डिफॉल्टर, उनका पैसा रोक लिया जाएगा और बाकी का पेमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक या दो डिफॉल्टर की वजह से पूरी कंपनी के शेयर्स को नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लास्ट में पेमेंट करेंगे तो उसमें से रेशो के अकॉर्डिंग उतने का पैसा रोक कर बैलेंस शीट में दिखा देंगे। जब वो अपनी फाइनल कॉल पे कर देंगे, अनपेड कॉल पे कर देंगे, कॉल्स इन एरियर पे कर देंगे, तो उनका भी हम पेमेंट कर देंगे। तो देखिए इसी के अंदर हम लेते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स की फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। कुछ एंट्रियां देता हूं मैं जिसके बेस पर हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, मैंने जिस तरह से बोला कि कंपनी कहती है कि सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल शेयर्स तभी रिडीम हो सकते हैं जब वो फुली पेड अप हो। सपोज क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में हमें यही देखना है क्या पार्टली पेड अप है या फुली पेड अप। इस तरह की लैंग्वेज होगी 12% redeemable preferential shares at the rate of ₹10 each and paid up 8 मीन्स 10 रुपीज का शेयर से 8 रुपीज पेड अप है। इसका मतलब 2 रुपीज क्या है, अनपेड कॉल है, यानी फाइनल कॉल बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पार्टली पेड अप के लिए, फुली पेड अप बनाने के लिए 2 रुपीज आपको क्या करना होगा, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की एंट्री हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले फुली पेड अप बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, फुली पेड अप की, तो फाइनल कॉल मांगने की। तो रेडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर एंड इस तरह से मैं फर्स्ट एंट्री शो करूंगा। सेकेंड, बैंक एंट्री, जिस तरह से हम इक्विटी की करते हैं सेम बैंक एंट्री। तो बैंक अकाउंट DR टू redeemable प्रेफरेंशियल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से हम इसकी फाइनल कॉल को मांगे। जब आपके पास पूरी कॉल आ गई तो अब सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री देखिए, पूरे शेयर होल्डर को, प्रेफरेंशियल शेयर्स को ड्यू करने की। थर्ड, redeemable प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट। ये मेरी एंट्री होगी। अब बात आती है कि जो रिडम्पशन होते हैं उसमें जब रिडम्पशन किया जाता है उसी टाइम को पहले कह दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि भाई आपके जो शेयर्स हम ले रहे हैं इसको जब रिडम्पशन करेंगे तो 10% प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, एट पार पर, तो आपके पास चांसेस होता है 90% कि विद प्रीमियम, क्योंकि आप प्रीमियम पे दोगे तभी या सामने वाला आपके तरफ आएगा, अदरवाइज क्यों आएगा, या एट पार पे होगा। तो अगर प्रीमियम पर है तो आपको क्या करना होगा, यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर अकाउंट DR, ये हमारे पास प्रीमियम चलता है। प्रीमियम आने के बाद नेक्स्ट फोर्थ एंट्री होती है। अब आपको पैसे की व्यवस्था करनी है, एडजस्टमेंट करना है, तो आपने पहले से फ्यूचर के लिए सोच रखा है। कंपनी ने भी अपना पैसा ब्लॉक करके रखता है, क्योंकि अचानक अगर पैसे की डिमांड होती है तो निकालने पर आप जानते हैं जिस तरह से गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, पहिए में से 4 पहिए में से एक पहिया निकाल लिया जाए, क्या गाड़ी चल सकती है? सेम अगर आप कंपनी के अंदर से अचानक पैसा निकाल लें तो क्या कंपनी आगे चल सकती है? नहीं। पैसा नहीं है तो कंपनी को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परचेज और सेल सारी रुक जाएंगी, वर्कर का पेमेंट रुक जाएगा, जैसे ही रुक जाएगा तो वर्क करना खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा हर साल प्रॉफिट में से निकाल कर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनियां भी सेम इसी तरह से करती हैं। तो उन इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, उनसे पैसा आएगा। तो देखिए
बैंक अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अगर 5,000 की चीजें आपने 6,000 में सेल कर दी तो प्रॉफिट, 5,000 की चीजें 4,000 में बेची तो लॉस। तो देखिए अगर प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो उसका एडजस्टमेंट देखिए, अगर लॉस होता है तो P&L बैलेंसिंग फिगर यहां आएगी, और प्रॉफिट होता है तो यहां पर। दोनों में से एक ही चीज आएगी एक बार में। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री हमारे पास, फिफ्थ एंट्री के लिए हमें क्या करना है, तो फिफ्थ एंट्री पर आते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, तो फिफ्थ एंट्री में हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रीमियम के एडजस्टमेंट करने की। तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट 2014 के अकॉर्डिंग जो एक्ट है 2014, इसमें अमेंडमेंट किया गया। 13 में परमिशन थी शेयर प्रीमियम से प्रीमियम का एडजस्टमेंट कर सकते थे, बट 2014 के अकॉर्डिंग अब अमेंडमेंट आया, ये सिर्फ किससे किया जा सकता है, फ्री रिजर्व और सरप्लस से। तो देखिए फ्री रिजर्व तो एंट्री बनेगी प्रीमियम को एडजस्टमेंट करने की, ये देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम फ्री रिजर्व को। फ्री रिजर्व में क्या आते हैं, तो फ्री रिजर्व दे रखे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व, आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसी तरह से बहुत सारे आपको डिविडेंड रिजर्व एंड बहुत सारे आपको दे रखे हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया एटसेट्रा। तो उन रिजर्व को आप इसमें काम ले सकते हैं। सरप्लस जो इस साल का P&L होगा उसको एंड प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। अब बात आती है हमारे पास कंपनी को कि अगर मान लीजिए CRR बनाना पड़ा तो CRR बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व काम में लेने पड़ेंगे। तो CRR की एंट्री देखिए, CRR किससे बनेगा, तो देखिए 6 एंट्री वही सेम फ्री रिजर्व, अकाउंट DR, सरप्लस, अकाउंट DR टू कैपिटल, रिडम्पशन, रिजर्व अकाउंट, ये हमारे पास। नेक्स्ट 7, अगर मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट रिजर्व नहीं है, कम है, तो उस कंडीशन में आप नए शेयर्स इशू करके आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। तो न्यू शेयर्स इशू करने की एंट्री बनेगी आपकी हमारे पास बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड 8th एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे इशू किया तो टू शेयर प्रीमियम, एंड नेक्स्ट 9th एंट्री। जब आपकी सारी व्यवस्था हो गई, सारा एडजस्टमेंट हो गया, तो एंड में हम क्या कर देंगे, जो होल्डर में ट्रांसफर किया है उसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब इसी में यहीं पर हमारे पास होती है कि अगर कोई डिफॉल्टर है जिन्होंने फाइनल कॉल मांग तो ली गई बट पेमेंट नहीं की है, कॉल पेमेंट नहीं की है, कॉल इन एरियर्स है, उस कंडीशन में उस शेयर होल्डर का पैसा रोककर रिमेनिंग को हम पेमेंट कर देंगे। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक,
ये लास्ट एंट्री एंड पेमेंट की आप एंट्री इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।